हेलो एवरीवन, मैं संगीता प्रेप एंड कम्पीट में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। पिछली वीडियो में हम प्राइम इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी का एक टॉपिक पार्लियामेंट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल प्रेप एंड कम्पीट पर जाकर इसे देख सकते हैं। और आज हम प्राइम इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में हम और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, राष्ट्रपति। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हमने संवैधानिक शासन व्यवस्था को अपनाया है और इस शासन व्यवस्था में सबसे प्रतिष्ठित पद राष्ट्रपति महोदय जी का होता है। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, देश के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। भारत में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन की महारानी के जैसा होता है। ब्रिटेन में मंत्रिपरिषद अपने विभाग के लिए खुद जिम्मेदार है। महारानी का काम केवल हस्ताक्षर करने का होता है। महारानी पुनर्विचार के लिए भी नहीं बोल सकती है। लेकिन इंडिया में राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए बोल सकते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के पश्चात अगर वही सलाह देती है तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति अपने कार्यकाल 5 वर्ष से पहले भी उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा भी उनको हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई है और उस निर्वाचन मंडल में निर्वाचित विधायक और सांसद होते हैं। दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें हिस्सा लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे निर्वाचित विधायक और सांसद, निर्वाचित ना कि मनोनीत, इसमें मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं ले सकते हैं। निर्वाचन जो होता है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत पर होता है। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा केवल संसद पद से हटा सकती है। अगर हम बात करें राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया की, तो राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है और महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। जिस सदन ने आरोप लगाया है उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर उस प्रस्ताव पर होने चाहिए। और सबसे बड़ी जो जरूरी बात वो है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसका नोटिस दिया जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जिस सदन ने इस पर आरोप लगाया है वह 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करेगा और दूसरे सदन को भेजेगा। दूसरा सदन इन आरोपों की जांच करता है। यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है और 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को उस स्थिति से हटना होता है। महाभियोग का प्रस्ताव वहाँ पे पास हो जाता है और राष्ट्रपति को उस स्थिति से हटना होता है। सारे कानून और सरकार के जो प्रमुख फैसले होते हैं राष्ट्रपति महोदय के नाम पर ही जारी किए जाते हैं। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त और दूसरे देश में राजदूतों आदि की नियुक्ति करता है। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। रक्षा बल जल, थल, वायु जो सेना होती है उनके जो सुप्रीम कमांडर हैं राष्ट्रपति जी होते हैं। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। संसद जब भी कोई विधेयक पास करती है, जब तक राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक वो विधेयक कानून में परिवर्तित नहीं होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति अपने कार्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार ही कार्य करता है, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। विशेषाधिकार। अगर हम राष्ट्रपति के विशेषाधिकार की बात करते हैं तो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दे और जो मंत्रिपरिषद की कार्यवाही होती है उसके बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है। 3 अवसरों पर राष्ट्रपति जो है अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हैं। पहला अवसर है राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है और उससे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। ऐसा करने में राष्ट्रपति जो है अपने विवेक का प्रयोग करता है। जब राष्ट्रपति को लगे कि कुछ कानूनी रूप से कमियां हैं किसी फैसले में या फिर कोई फैसला जो है देश के हित में नहीं है तो मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति बोल सकते हैं।
लेकिन यदि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद भी उसी सलाह को दोबारा से भेज देती है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि यदि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए आग्रह कर रहे हैं तो अपने आप में ये काफ़ी मायने रखने वाली बात है। तो यह एक तरीका होता है जिसमें राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। दूसरा है, राष्ट्रपति जी का दूसरा विशेषाधिकार है वीटो की शक्ति। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति उसे संसद को लौटा सकता है और उस पर वापस सोचने के लिए भी कह सकता है। वीटो की यह शक्ति सीमित है क्योंकि संसद उसी विधेयक को दोबारा पारित कर देती है और राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। लेकिन संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि उस समय सीमा के अंदर ही उस विधेयक को उसे वापस लौटाना पड़ेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बिना किसी समय सीमा के अपने पास लंबित रख सकता है। तो इससे राष्ट्रपति को अनौपचारिक रूप से अपनी वीटो की पावर को यूज करने का अच्छा अवसर मिल जाता है। इसे कई बार पॉकेट वीटो भी बोल दिया जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के विशेषाधिकार की। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। उस परिस्थिति की कल्पना करें जिसमें चुनाव के बाद किसी भी नेता को लोकसभा में बहुमत प्राप्त न हो, तब राष्ट्रपति को यह निर्णय करना होता है कि वे किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करें। इस परिस्थिति में राष्ट्रपति को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर यह निर्णय लेना होता है कि किसे बहुमत का समर्थन प्राप्त हो या कौन सरकार बना सकता है और सरकार चला सकता है। अब इतना होने के बावजूद जब बोलते हैं कि राष्ट्रपति नाम मात्र के मुखिया हैं, तो राष्ट्रपति की आवश्यकता ही क्या है। मंत्रिपरिषद जो होती है, मंत्रिपरिषद विधायिका में बहुमत के समर्थन पर निर्भर होती है। इसका अर्थ यह है कि मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है, तब उसकी जगह एक नई मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करनी पड़ती है। तो ऐसी परिस्थिति में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की जरूरत पड़ती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो, जिसके पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति हो और जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके। इसलिए राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि पेन पेपर ले लीजिए प्लीज़, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। जैसे कि अनुच्छेद 72 जो है उसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में बताया गया है। क्षमादान शक्ति के अंदर जो आती हैं, इसमें 5 प्रकार की क्षमादान शक्ति के बारे में बात की गई है। पहली है लघुकरण। लघुकरण में क्या किया गया है, इसमें सजा की जो प्रकृति होती है उसको बदल दिया जाता है। राष्ट्रपति के हाथ में सजा की प्रकृति को बदलने की शक्ति होती है। जैसे कि मृत्युदंड अगर किसी को दिया गया है तो उसको कठोर कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये हो गया लघुकरण। मैं आपकी सुविधा के लिए इसको लिख देती हूँ। लघुकरण ये पहली क्षमादान करने की शक्ति हो गई। अभी परिहार के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। परिहार में क्या है, परिहार में जो सजा की अवधि होती है उस अवधि में बदलाव कर दिया जाता है। जैसे अगर किसी को 2 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया है तो उस 2 वर्ष के कठोर कारावास को परिवर्तित करके 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदल दिया जाता है। अभी आ गया तीसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं विराम। विराम क्या है, कई बार क्या होता है कि कुछ विशेष परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, जैसे कोई शारीरिक रूप से अपंग हो जाता है या फिर कोई महिला गर्भावस्था में हो, तो उसके लिए ऐसी परिस्थितियों में विशेष परिस्थितियों के कारण विशेष जो परिस्थितियां होती हैं सजा को कम कर दिया जाता है। अब पर विलंबन। पर विलंबन का मतलब ये है कि किसी दंड को कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। जैसे कि फांसी को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। अभी 5वीं जो क्षमादान की शक्ति है वो है क्षमा। क्षमा में क्या है, किसी भी दंड को पूरी तरह से माफ कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति जी की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। आपातकालीन शक्तियां, अगर हम बात करें, राष्ट्रपति को संविधान ने 3 परिस्थितियों में आपातकालीन शक्तियां प्रदान की हैं। 3 परिस्थितियों में आपातकालीन शक्तियां हैं। पहली क्या है, पहली है राष्ट्रीय आपातकाल। इसको अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है।
ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है। सेकंड नंबर पे आ जाती है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत है। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल ये अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी मुख्य बातें मेरे को लगी, मैंने सारी कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अभी हम प्रधानमंत्री जी के बारे में बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति केवल नाममात्र के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। वास्तविक कार्यकारी शक्तियां जो होती हैं वो प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति देख लेते हैं। सरकार की जो संसदीय व्यवस्था है उसके अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी के भी सदस्य हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा का ही सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य होने पर भी प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकते हैं। जैसे कि इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह वो राज्यसभा के सदस्य थे। प्रधानमंत्री का कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता है। इस बात का मतलब ये है कि वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक कि वह पार्टी या गठबंधन का नेता होता है, जब तक उसको बहुमत हासिल है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। सबसे पहले जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और फिर राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। अगर मंत्री संसद का सदस्य नहीं है तो उसे मंत्री बनने के लिए 6 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद क्या है? मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। इसमें तकरीबन 60 से 80 मंत्री होते हैं विभिन्न स्तरों के। संविधान का संशोधन करके यह व्यवस्था की गई है कि जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं उनकी संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो। मंत्रिपरिषद जो होती है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल की नीति से सहमत नहीं है तो उसे या तो त्यागपत्र दे देना चाहिए या फिर उस निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। हिंदू कोड बिल पे वो सहमत नहीं थे तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। अब हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री। उन्होंने बोला है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो सरकार की केंद्रीय धुरी हैं। पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी है। अब हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद के अंदर आने वाले विभिन्न स्तरों के मंत्रियों के बारे में। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री की अगर मैं बात करूं तो कैबिनेट मंत्रियों के पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश व अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालय। ये कैबिनेट के सदस्य होते हैं और उनकी बैठकों में भाग लेते हैं और जो भी नीति निर्धारण का काम किया जाता है वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। कैबिनेट जो मंत्रिपरिषद का सबसे शीर्ष समूह होता है। अब बात करते हैं स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री। राज्य मंत्री जो होते हैं ये विभिन्न मंत्रालयों या फिर विभागों का इनको स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है। उन्हें कैबिनेट मंत्री के साथ सहयोगी बनाया जा सकता है। कैबिनेट मंत्री की देखरेख, सलाह व उसकी जिम्मेदारी पर कार्य करते हैं। कैबिनेट मंत्री की पूरी शक्ति व स्वतंत्रता से कार्य करते हैं ये, लेकिन जब इनको बुलाया जाता है तभी बैठकों में भाग लेते हैं। राज्य मंत्री जो इनके विभाग के कैबिनेट मंत्री होते हैं उनकी सहायता के लिए होते हैं ये राज्य मंत्री। मंत्रियों के वेतन में भत्ते संसद तय करती है समय समय पर। प्रधानमंत्री की कार्य शक्तियां देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। विभिन्न मंत्रियों में मंत्रालयों का आवंटन करते हैं कि कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाना है। और प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। केंद्र सरकार के मुख्य प्रवक्ता होते हैं। सत्ताधारी दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ते हैं तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। लेकिन अगर कोई मंत्री पद छोड़ता है या फिर किसी और वजह से वो पद खाली होता है तो सिर्फ एक पद ही खाली होता है, पूरा मंत्रिमंडल उसमें इस्तीफा नहीं देता है। इस प्रकार कैबिनेट के भीतर जो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति जो होता है वो है प्रधानमंत्री जी।
राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचनाएं संघ के प्रशासन संबंधी मामलों में प्रधानमंत्री सूचित करता है। प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि अगर राष्ट्रपति संघ के प्रशासन संबंधी मामलों में कोई भी सूचना मांगता है तो राष्ट्रपति को प्रदान करें। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन से संबंधित मामलों पर मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में सूचित करता है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। अगर एग्जाम में प्रश्न आता है कि प्रधानमंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने संसद में कवर नहीं किया है, जो मैं अभी बता देती हूँ आप लोगों को। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग हैं, तो हमारा जवाब होगा हाँ, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि संसद जब कोई भी विधेयक पास करती है वह कानून तभी बनता है जब राष्ट्रपति उस पर सहमति देते हैं। तो राष्ट्रपति की सहमति के बिना, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता है। तो इसलिए राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। आगे आने वाली वीडियो में हम सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे और आगे जितना भी सिलेबस है हम उसको अच्छी तरीके से कवर करेंगे। खुश रहिए, हेल्दी रहिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।